नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवपुरा चौक से रोड शो किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य रोड शो किया गया। सीएम के साथ गाड़ी में राज्यपाल, सांसद कल्पना सैनी, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, नगर विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। वही भारी संख्या में महिला शक्ति कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। ऋषिकुल मैदान में सोमवार को नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को नवाजा गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 1168 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात भी जिले को दी गई है। महोत्सव में विभिन्न विभागों के स्टॉल और उनकी ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बता दें कि नारी शक्ति महोत्सव में पूरे हरिद्वार से करीब 50,000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार शाम करीब 4 बजे सीमा सुरक्षा बल के विशेष विमान से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से देहरादून रवाना होंगे। उनका एक स्कूल में कार्यक्रम है। उसके दौरे के बाद मद्देनजर एयरपोर्ट और पुलिस प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभाग के अधिकारी से बैठक भी लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख भी तय करने से पहले तेल से भरा कलश जोशी मठ के नरसिंह मंदिर जोशी मठ पूजा अर्चना और योग ध्यान के बाद रविवार को बद्रीनाथ मंदिर पानकेश्वर पहुंच गया। ये तेल कलश 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन टिहरी के नरेंद्र नगर राजमहल पहुंचाया जाएगा। इस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख और तेल कलश यात्रा निर्धारित की जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख बसंत पंचमी को नरेंद्र नगर राजमहल में तय की जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने बताया कि इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 14 फरवरी को डीमरी के केंद्रीय धार्मिक पंचायत के प्रतिनिधि तेल से भरा कलश राजमहल को सौंपेंगे और बाद में राजमहल से कलश में तिल का तेल भरकर बद्रीनाथ धाम भेजा जाता है। कपाट खुलने के बाद इसी तेल से भगवान बद्री विशाल की महाअभिषेक पूजा भी की जाती है। उत्तराखंड में 3 दिन की कर्फ्यू में इंटरनेट ठप होने की वजह से डिजिटल पेमेंट के साथ टैक्स, इनवॉइस और ई बिल का काम ठप हो गया। आम लोगों को खरीद पर जहां नगद भुगतान करना पड़ा, वहीं व्यापारियों का अधिकांश ई बिल पेमेंट भी नहीं भर सका, जिसके चलते जीएसटी विभाग को 3 दिन में लगभग 25 से 30 करोड़ का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। गुरुवार शाम को हुए उपद्रव के बाद से हल्द्वानी में संचार सुविधाएं बाजार समेत कई इलाकों में अभी भी ठप पड़ी हैं। रविवार को भी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने और क्षेत्र में इंटरनेट बाधित रहने से व्यापारियों के ए बिल नहीं भर सके और सामान की आगे की सप्लाई भी बाधित रही। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 50,000 के ऊपर बिल पर ए बिल बनता है। तो वहीं अकेले हल्द्वानी संभाग की बात करें तो यहाँ कारोबार से संबंधित हर रोज करीब 1000 वाहन चलते हैं। पूरे महीने में करीब 300 करोड़ रुपए का राजस्व जमा होता है। बता दें कि जीएसटी विभाग में रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख हर महीने की 11 तारीख होती है, जिसे भरने में समस्या आ रही है। रिटर्न फाइल नहीं भरने से अगला आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट खरीद और बिक्री करने वाले व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार अब बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूलेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये टैक्स फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर कलेक्ट किया जाएगा। टैक्स की राशि 20 रुपए से लेकर 80 रुपए तक निर्धारित की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ वाहनों को इस टैक्स से राहत भी दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आप ऐसी गाड़ी से उत्तराखंड जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल है या तो फिर सीएनजी फ्यूल से चलती है, तो आपको ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा दोपहिया, सरकारी दमकल, एम्बुलेंस, सैन्य और किसानों में काम आने वाले वाहनों पर यह टैक्स नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट सचिव अरविंद सिंह ने इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि ये नोटिफिकेशन बीते शुक्रवार से प्रभाव में आ गया है, लेकिन राज्य में आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। पहले हमारे पास
एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये चेक पोस्ट बंद है। मैनुअल तरीके से टैक्स जमा करना पर्यटकों के लिए असुविधाजनक रहता है, इसलिए अब ग्रीन टैक्स फास्टैग के जरिए ही वसूल लिया जाएगा। बता दें कि टैक्स कलेक्शन की शुरुआत 4 धाम यात्रा की शुरुआत से पहले की जाएगी। उत्तराखंड में मशहूर गल के नाम से मशहूर मशरूम उत्पादन की ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत को उसके भाई राजपाल रावत के साथ गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से दोनों भाई बहनों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मशरूम गल पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मानसलेक भुकुम पोंड निवासी जितेंद्र नंद किशोर भाखाड़ा ने दिव्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें दिव्या साल 2019 में अपना व्यापार शुरू करना चाहती थी, जिसके लिए व्यापारी भाखाड़ा ने उनकी मदद की थी। लेकिन दिव्या रावत ने अपने भाई राजपाल के साथ मिलकर व्यापारी को झूठे धोखाधड़ी के मामले में जेल भिजवा दिया, जिसके बाद इस मामले की जांच की गई। पुलिस जांच में हकीकत सामने आ गई। पता चला कि दिव्या रावत ने कारोबारी को फंसाने के लिए उसे झूठे केस में फंसाया था, जिसके बाद कार्रवाई कर दोनों भाई बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए उपद्रव और दंगे में घायल पत्रकारों, निगम कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों समेत घायलों का हालचाल जाना है और उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और शांति व्यवस्था बनाने में लगे अधिकारियों से भी बातचीत की। इस बीच उन्होंने एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा से बातचीत कर इस पूरे घटना की जानकारी ली। अजय भट्ट ने सभी घायलों का हालचाल जानते हुए उनको हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कभी भी हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घटित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सौहार्द बिगाड़ा गया है। हम लोग बहुत मिलजुल के यहाँ रहते हैं। मैं तो आज भी सबसे अपील करता हूँ कि जो अपराधी होता है उसकी न कोई जाति होती है न धर्म होता है, इसलिए कहीं पर भी आपसी सौहार्द को हमको बिगाड़ना नहीं है। हम लोगों को मिलजुल के अपना काम करना है। जिन्होंने भी सौहार्द बिगाड़ा है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पथराव किया है, पेट्रोल बम फेंकना कोई अच्छी बात है, कोई न कोई तो तैयारी थी। जो भी लोग होंगे, कानून अपना काम कर रहा है। कानून, सरकारी काम, अमानत में खयानत कहीं भी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। धार्मिक स्थल हटाने के दौरान हुए विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कर्मचारियों के साथ आम नागरिक घायल हो गए। पुलिस प्रशासन दंगइयों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने अभी तक 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा कुछ नामजद मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के तहत सीसीटीवी फुटेज, वीडियो के आधार पर 25 दबंगइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचे, 54 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से सरकारी असले और गोलियां भी बरामद की गई हैं, जिन्हें ये अपराधी थाने से लूट कर ले गए थे। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस घटना का सूत्रधार अब्दुल मलिक अभी भी फरार चल रहा है। अब्दुल मलिक की तलाश के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। कि इनकी गिरफ्तारियां अलग अलग जगह से की गई है, लेकिन ये गिरफ्तारियां जो भी है वो नैनीताल जनपद के सीमा क्षेत्र से हुई है। कुछ लोगों के नाम आप बता सकते हैं? कुछ मुख्य लोग भी हैं, इनमें पार्षद हो या नेतागण हो। क्या हल्द्वानी के बाहर से भी गिरफ्तारी हुई है? और क्या पुलिस की भी बंदूकें भी लूटी गई हैं? मतलब गोलियों के अलावा बंदूकें भी लूटी गई हैं? देखिए, जो ये जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और जो इनके कब्जे से बरामदगी जो है, उसमें लाइव राउंड जो हमारा वाला है। बाकी हमारा कोई भी वेपन इनके कब्जे में नहीं है। एक वेपन हमारा जो है वो जब अतिक्रमण वाली घटना हुई थी और जब हमारे एक थाने की टीम को, थाने के व्हीकल को आग लगाया गया, तब वहाँ से गया है, तो उसकी बरामदगी और उसकी रिकवरी का हम प्रयास कर रहे हैं। नैनीताल दूध उत्पादन सहकारी संघ के प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के
चुनाव में जिले की कुल 9 सीटों के लिए 22 दावेदारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें निवर्तमान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा समेत 6 सीटों में निर्विरोध डायरेक्टर चुना जाना तय है। दरअसल नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड में कल प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसकी आखिरी तारीख थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर डीसी जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगतवीर आर्य और दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह के नेतृत्व में नामांकन पत्र भरने का निश्चित समय भी कल तक ही था, जिसको दाखिल कर दिया गया है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल पुत्र हेमवती नंद दुर्गपाल ने डूंगरपुर दुग्ध समिति में से नामांकन दाखिल किया है। नैनीताल के 9 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 22 दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसमें हल्द्वानी, लालकुआ और कालाडूंगी सीट को छोड़कर अन्य सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है। उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआ की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आज नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर प्रबंधक कमेटी में हमारे 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से ओखलकांडा, कोटाबाग, धारी, भीमताल, रामगढ़ और रामनगर। इन क्षेत्रों से एक उम्मीदवार के द्वारा नामांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त कालाडूंगी और लालकुआ निर्वाचन क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं। पौड़ी में पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही पर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लिया है, जिसमें बीते दिनों जिलाधिकारी को स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए गलत साइन बोर्ड का मामला बताया था, जिसमें पर्यटन विभाग ने गलत शब्दों, गलत उच्चारण और तस्वीरों में दिखाई पड़ रही धार्मिक स्थलों के नाम तक गलत दिखाए गए थे, जिसकी वजह से पौड़ी आने वाले धार्मिक पर्यटन गुमराह हो रहे थे। साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों को भी गलत साइन बोर्ड के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मामले की गंभीरता को लेते हुए जिला अधिकारी ने पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए जल्द साइन बोर्ड और धार्मिक स्थलों के नामों को ठीक करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने दोनों ही विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो भविष्य में दोबारा इस तरह की लापरवाही न बरते, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मेरे द्वारा अभी वर्तमान में जो एक्शन है उन्हें निर्देशित किया गया और इस संबंध में लिखित निर्देश भी उन्हें जारी किए जा रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी इस प्रकार की जो त्रुटियां अगर कहीं हैं तो उनको इमीडिएटली ठीक किया जाएगा और ताकि नागरिकों को और पर्यटकों को सही सूचनाएं प्राप्त हो सके। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।